नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में शामिल है। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, वो लागू हुई आकर के 2022 में, और तब से लेकर के अब तक जो सिलेबस चला रहा है वो यही सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसके लिए डीडीयू के लिए अलग से मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास मैं देता रहता हूं, ताकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं करवाता है तो बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझा देता हूं। और बाकी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है, या आपका एमजी पैरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ऐसे ही आपका छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इन सभी में आप देखते हैं यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। और आज का जो सिलेबस है, सिलेबस ही नहीं, आप सिलेबस के साथ साथ उसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे मैं समझाऊंगा और टॉपिक्स को भी क्लियर करता हुआ साथ में चलूंगा। एक सरसरी नजर पूरे सिलेबस पर होगी, कैसे कैसे टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या चीजें, बहुत जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। ऐसे आज तक मैंने ऐसा सिलेबस डिस्कशन अपने यूट्यूब चैनल पर इससे पहले नहीं किया होगा। एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस डिस्कशन मैं आज करने जा रहा हूं, मैं प्रायः सिलेबस डिस्कशन करता था तो उसमें मैं जैसे आपको टॉपिक लिखे रहते थे सिलेबस के, और वो सिलेबस को मैं डिफाइन करता था, बस केवल बोल करके बताता था। अब मैं जो डिफाइन करूंगा वो आपको डिजिटल बोर्ड पर दिखेगा भी पीछे, यानी कि इससे क्या होगा कि आप अपने कानों से सुन पाएंगे, आप अपनी आंखों से देख पाएंगे और अपने आप जो है अपने दिमाग में आप बैठा पाएंगे। यानी 3-4 ज्ञानेंद्रियां आपकी एक साथ काम करेंगी तो चीजें आपके दिमाग में रुकेंगी और आप एक बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। आप पहली बार चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के आए हो, बायोलॉजी पढ़ के आए हो, आपको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में वो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आप पहली बार अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप कई बार पढ़ चुके हैं, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इससे सेटिस्फाई ना हो इस क्लास से। एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है, मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। मेडिवल हिस्ट्री एक अलग विषय है बीए में और एंशिएंट हिस्ट्री एक अलग विषय है। जैसे जो जिस पर केवल इतिहास लिखा रहे, केवल एंशिएंट मतलब केवल हिस्ट्री लिखा रहे, तो केवल हिस्ट्री का मतलब होता है जो है मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, वो अलग विषय है, उसमें अलग सिलेबस होता है। और जो एंशिएंट हिस्ट्री होता है वो एक प्रकार से अलग सब्जेक्ट है। तो जिन बच्चों ने एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। सबसे पहली चीज समझिए, एंशिएंट हिस्ट्री न्यू सिलेबस डिस्कशन हो रहा है। कौन कर रहा है सिलेबस डिस्कशन? शुक्ला सर जी आपके कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम शुक्ला है और मैं बीए के क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और एक अनुभव जरूर प्राप्त हो चुका है कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपके एग्जामिनर आपका पेपर सेट करते हैं। तो उस माइंड के साथ, उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं भी आपका मॉडल पेपर तैयार करता हूं, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आते हैं। तो पहले सिलेबस डिस्कशन, फिर चैप्टर वाइज क्लास, उसके बाद में फिर आपका मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, और संपूर्णतः आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, देखिए चैप्टर से जो होते हैं, सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं समझा देता हूं, सारी चीजें मिल जाती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ आपको मैं पढ़ा देता हूं। पेपर में आपको पढ़ना क्या, पेपर नाम क्या है आपको पढ़ना है बेटा, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, प्रारंभिक सभ्यताएं कहाँ की, इंडिया की यानी भारत की, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब। ऐसे ही वर्ल्ड की तमाम सभ्यता, जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, और ऐसे आपका सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, और चीन की सभ्यता हो ही गई, आपकी मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की जिसको कहते हैं। तो इन सभी के बारे में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है 2026, 25, 26, 27 सभी बच्चों के लिए, यह बात आप ध्यान रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं किसी यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा यह प्रस्तुति आप देख पा रहे होंगे और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है बेटा, देखिए 2 पार्ट में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है, क्योंकि एक तो भारतीय सभ्यताओं में, यानी कि जो
4 यूनिट शुरुआत के हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, शुरुआत के 4 यूनिट और लास्ट के 4 यूनिट, यानी 8 इकाइयों में पूरा सिलेबस आपका बटा हुआ है 8 यूनिट में। ठीक है, अब जो शुरुआत की इकाइयां 4 इकाइयां हैं उनको पार्ट 1 में हमने डिसाइड किया है, डिवाइड किया, जैसे कि भारत की प्रारंभिक संस्कृति, अर्ली कल्चर ऑफ इंडिया, ये सेक्शन ए है, भाग 1 है। और भाग 2 में लास्ट की 4 इकाइयां होंगी जिसमें विश्व की सभ्यताओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम भारतीय सभ्यताओं के बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, आप देखते हैं अध्याय संख्या 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1। ये बेसिकली यूनिट नंबर 1 है, इसी में तमाम अध्याय हम चर्चा करते रहेंगे, बांटते रहेंगे, तो परेशान नहीं होना। अध्ययन के स्रोत जैसे पुरातात्विक साक्ष्य और वैदिक साहित्य। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में होते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री चूंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको आप प्रैक्टिकल के द्वारा उसको आप देख सके। जैसे कि मान लेते तराइन का युद्ध हुआ था या पानीपत का युद्ध हुआ था, तो क्या पानीपत के युद्ध का हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे? तो इतिहास में प्रैक्टिकल जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। यानी इतिहास को हम किसके आधार पर देखते हैं? साक्ष्यों के आधार पर। तमाम पुस्तकें लिखी गई होती हैं, तमाम प्रकार के विदेशी यात्री आते हैं, तमाम स्मारक जो है, तमाम पत्र, तमाम लेख और तमाम स्तंभ लेख, प्रस्तर लेख, तमाम जो है मूर्तियां वगैरह मिली, जिसके माध्यम से हम कार्बन डेटिंग एक विधि होती है, उस विधि का प्रयोग करके हम उस समय के बारे में पता लगाते हैं कि उस समय क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा। तो किसी भी इतिहास को पढ़ने से पहले हमको उस इतिहास या उस समय के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि आखिरकार जो चीजें हमको मिली वो कहाँ कहाँ से मिली। ठीक है, यानी कैसे मिली, हमको इतिहास के बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, इसी को स्रोत कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे आप समझते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, जिसको आप आर्कोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, जिसमें आपको ऐसे मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, तमाम प्रकार के आपके स्मारक हो गए, स्तंभ लेख हो गए, ये सब आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत एक होता है जिसमें आपको तमाम प्रकार के ग्रंथ वगैरह साहित्य में लिखे हुए मिलते हैं। धार्मिक साहित्य होता है और आपका ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जो धर्म की पुस्तकें हैं वो जैसे जैन, बौद्ध और सनातन धर्म की पुस्तकें। ऐसे ही आप देखते हैं जब ऐतिहासिक काल में आएंगे, कल्हड़ की राज तरंगड़ी हो गई या फिर रामायण महाभारत, ऐसे तमाम प्रकार की पुस्तकें हो गई जो ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, ये उस समय के बारे में इतिहास, सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, यानी उस समय धर्म कैसा था, समाज कितने भागों में बटा हुआ था, समाज में किस तरीके की व्यवस्था थी, एक दूसरे से लोग कैसे व्यवस्थित रहते थे, कैसे संबंध थे उस समय के, ये सब जानकारी हमको मिल जाती है। किन किन देवताओं की पूजा करते थे, यही सब बेसिकली आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही वैदिक काल में हमको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सभी सभ्यताओं के बारे में तमाम हमको जानकारियां मिली हैं, तमाम कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा तमाम चीजों का रिसर्च किया गया, शोध किया गया और जानकारी मिली। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं, आपने पता चला होगा, आपने मूवी देखी होगी, सेतु, राम सेतु मूवी आई थी शायद, तो उसमें आप देखते हैं जब वो फ्लोटिंग रॉक्स जिसको कहते हैं, तैरने वाले पत्थर, तो तैरने वाले पत्थर की खोज हुई है। तैरने वाले ऐसे कुछ पत्थर होते हैं जो पानी में तैरते हैं, तो उन पत्थर, जो राम सेतु है उस पर रिसर्च हो चुकी। राम सेतु आज भी जिस मार्ग से भगवान राम लंका की ओर गए थे, हनुमान जी और सभी बंदरों ने मिलकर के जिसको बनाया था, उस पत्थर को इकट्ठा किया गया, उस पत्थर से जो है तमाम चूर्ण निकाले गए, उस पत्थर से एविडेंस लिया गया और उस एविडेंस को कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उस पत्थर की एज निकाली गई। तो उस पत्थर की एज जानते कितनी निकली? 7000 वर्ष पुरानी निकली। यानी 7000 वर्ष पुरानी, यानी आज से 7000 साल पहले रामायण जो है वो हुआ रहा होगा, यानी कि राम जी का जन्म आज से 7000 वर्ष पहले हुआ था, इस आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये एविडेंस ही तो बताते हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य ही बताते हैं कि ये 7000 वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, उसके जो पत्थर मिले, उसकी जो मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर हम पता लगा पाते हैं। तो बेसिकली यही चीजें होती हैं। तो बेसिकली पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं, साहित्यिक स्रोत उतने सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं मिले हैं। वैदिक सभ्यता से जो है स्रोत मिलना शुरू हो गए जब वेद जो है हमको मिले, तो वेदों में लिखा है। बहरहाल चलते हैं, तो हमको ये पढ़ना है। पहला इस टॉपिक में क्या पढ़ना है बेटा? हम यह जानेंगे कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस, और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य। तो पहले हम इसको समझते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य होता क्या है। देखिए, जैसे हम बहुत सारी खुदाई करते हैं, खुदाई यानी कि इसको आप बोलते हैं एक्सकैवेशन, इसके द्वारा प्राप्त तमाम अवशेष मिलते हैं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिले हमको, उन मिट्टी के बर्तनों पर रिसर्च की गई, ठीक है, और उसके बाद में उसके बारे में जानकारी बताई गई। तमाम औजार मिलते हैं हमको, जैसे शिकार वगैरह खेलते थे ये लोग, तमाम आभूषण मिलते हैं जिसको पहनते थे, तमाम सिक्के मिले हैं, तमाम भवन के अवशेष मिले हैं। तो इन अवशेषों का हम जो है लैब में बढ़िया से व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा, एक वैज्ञानिक मेथड के द्वारा इसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं
और उसके आधार पर उस समय के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, बताते हैं कि ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा होगा उस समय का युग। ठीक है, तो इस तरीके से ये ही पुरातात्विक साक्ष्य होता है, खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, सिक्के और भवनों के अवशेष। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात की जाए बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे मेहरगढ़ की सभ्यता, कालीबंगन, लोथल आदि स्थानों से प्राप्त तमाम प्रकार की चीजें मिली हैं। हर जगह सिंधु घाटी की खुदाई की गई, वहां से तमाम चीजें मिली। मेहरगढ़ में खुदाई की गई, कालीबंगन में, लोथल में, सब जगह पर खुदाई की गई और वहां पर तमाम अवशेष मिले जो दबे हुए थे। ठीक है, उनके आधार पर उस समय के बारे में जानकारी हमको मिलेगी। इसके साथ ही साथ में इससे हमें पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे उस समय, क्या पहनते थे कपड़ा वगैरह, क्या खाते थे और उनका समाज कैसा रहा होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम इन तमाम चीजों के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इतिहास जानने के यह स्रोत बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी इतिहास को समझने के लिए। मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो स्रोत होता है जानने का, पहला तो था ये एविडेंस, जो कि हमको तमाम जो पत्थर, मूर्तियां ये सब मिले उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। और दूसरा साक्ष्य होता है बेटा, दूसरा साक्ष्य क्या होता है, दूसरा साक्ष्य होता है हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की अगर बात की जाए तो वैदिक साहित्य यानी कि वेदों से, वेदों में हमारे तमाम वेद, 4 वेद हमारे मिले। जैसे कि आप देखते हैं 4 वेदों की रचना, रचना वेदों की बाद में आकर के हुई, वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया, क्योंकि वेद जो थे बेटा ये अपौरुषीय कहे जाते हैं। इनको ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से देवताओं को सुनाया, देवताओं ने तमाम ऋषियों को, ऋषि मुनि अब अपना अपने चेलों को सबको सिखाते गए और इस तरीके से एक श्रुति परंपरा के तहत वेदों का विकास हुआ। श्रुति परंपरा मतलब होता है कि ये सुन सुन करके एक ऋषि ने किसी दूसरे ऋषि से बताया, फिर वो ऋषि दूसरे ऋषि से वार्तालाप कर रहे हैं, इस तरीके से एक श्रुति परंपरा के द्वारा विकास हुआ। आप और से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको पुरुषों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। ठीक है, श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देवताओं के द्वारा सुन सुन करके आगे बढ़ी प्रक्रिया है। और इसके बाद में आप यही नहीं रुकते, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। जब वेदों का विकास हो जाता है, ठीक है, फिर उसको वेद व्यास जी आते हैं, उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया, क्योंकि लिपि का विकास हुआ, लिपि माने लिखने की कला का विकास हुआ। लिखने की कला का जब विकास हुआ तो इसको लिखा गया, और जब लिखा गया तो वही चीज हमारे समक्ष आई और उस समय के बारे में जानकारी मिली। तो 4 वेद जो हमारे हैं, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं के मंत्र वगैरह पूरे लिखे गए हैं। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन से देवी देवता, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, इन सभी के बारे में विस्तार से इनके आवाहन के मंत्र वगैरह लिखे हैं। आप ऋग्वेद के ही मंत्रों का उल्लेख करते हैं, जब आप देखते हैं जब पंडित जी लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, ओम आनो भद्रा क्रताओ यंतु विश्वतो अब्धासो अपरीतासा उद्भिदा, ऐसे बोलते नहीं पंडित जी लोग घर पे आकर के, या ऐसे बोलते होंगे ओम स्वस्ति न इंद्रौ विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रगदस्वा मरुता प्रेषिन्मातरः शुभम यावमानो भित्तिषु जगमयाः अग्निजिह्वा मनवा सूरचचसो विश्वे नो देवा अवसागमन्नीहं भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवाः भद्रं पश्येमारभिः यत्र यन्त्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवः गुंगसस्तनूभिर्वर्षेमहि देवाहितं यदायुः शतमिनु शरदोहवन्ति देवाः यत्रा न स चकरा जरसन्तानूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी लिखता युगरगन्तौ, ऐसे बोलते नहीं पंडित जी। अदितिरधौरदितिरन्तरिक्षामि मदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः आदिति पंचजनः आदित्रजा नृत्यव नित्यं ब्रह्म दीर्घायु तवाय वाला बच्चे सु प्रजापते स्तवाय यथो जीव सरदा सतम, ऐसे बोलते हैं पंडित जी लोग। तो ये जो मंत्र वगैरह लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं शादी ब्याह में, पूजा पाठ में, ऐसे मंत्रों का उल्लेख हमारे ऋग्वेदों में मिलता है। और ऋग्वेद में जो यज्ञ वगैरह मतलब कि ये जो बचता है वो सब आप देखते हैं फिर यजुर्वेद में हमको मिल जाता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है, आपका कर्म कांड, यज्ञ कैसे करवाना है, पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। यहाँ पर देवताओं के आवाहन के मंत्र ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये मंत्र कहाँ पर, ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, यजुर्वेद में आप देखते हैं कर्म कांड कैसे करना है, यज्ञ करने की कौन कौन सी विधियां होंगी, सब पूरी डिटेल में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, समाज कैसा था उस समय का, ऋग्वेद का समाज, यजुर्वेद का समाज, तो ये सब वेदों में लिखा है। समाज कैसा था, वहां पर क्या पूजा पाठ कैसे होती थी, कौन से देवी देवता प्रधान थे, जैसे कि
ऋग्वेद में आप देखेंगे तो प्रधान देवी देवताओं के रूप में कौन रहते हैं? इंद्र सबसे प्रधान देवी देवता है। ऐसे पारशुरवी नदी यानी सरस्वती नदी सबसे फेमस नदी बताई गई है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कि आगे चीजें होती रहती। सामवेद जो है ये संगीत शास्त्र का जनक है। सामवेद जो है आज जैसे जो सा रे गा मा पा धा नी आप पढ़ते हैं, या फिर कोई भी ताल सुर जितना निकलता है आजकल तमाम देख रहे हैं, सब सामवेद की उपज है। भारतीय संगीत शास्त्र का सामवेद को जनक कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अथर्ववेद में आ जाइए। अथर्ववेद में आप देखते हैं जितना भी आपका शल्य चिकित्सा वगैरह होती है, अथर्ववेद में पूरा जो है आपका जो चिकित्सा विज्ञान हो गया, यानी कि चिकित्सा को लेकर के कोई बात हुई, चिकित्सा के साथ साथ आप देखते हैं, चिकित्सा के साथ साथ आप देखते हैं तमाम प्रकार की और चीजें होती हैं, तो ये अथर्ववेद में आपको मिलता है। अथर्ववेद में चिकित्सा के साथ साथ और भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि अथर्ववेद में क्या मिलेगा बेटा आपको? अथर्ववेद में चिकित्सा भी मिलेगी और आपको इसमें जादू टोना टटका ये सब चीजें आपको खूब भरपूर मात्रा में मिलेंगी। कैसे आपको अपनी जो है धौती क्रिया, नौली क्रिया, ठीक है, एनिमा क्रिया, ये सब क्रियाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप शायद ना जानते हो इन क्रियाओं को। धौती माने क्रिया मतलब होता है जैसे कि एक बढ़िया सूती वस्त्र निकाल करके एक नाक से डालते, दूसरे नाक से ऐसे ऐसे रगड़ करके पूरा नाक अंदर का साफ। धौती क्रिया यानी अपने शरीर के आंतरिक पार्ट को साफ करने की क्रिया धौती क्रिया कहलाती है। नौली क्रिया ऐसे होती है, ऐसे एनिमा क्रिया होती है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। विस्तार से हम आपको बताएंगे, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको विस्तार से मिलेगा बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अथर्ववेद में वो सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें समाज कैसा रहा, यहाँ का धर्म कैसा रहा, अर्थव्यवस्था, इन सभी के बारे में हमको इन चारों वेदों से जानकारी मिलती है। यह चार वेद जो है उनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद अपना, ठीक है। ऋग्वेद किस भाषा में बेटा? ऋग्वेद ही नहीं बल्कि चार के चारों वेद जो है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वेदों के बाद में आप देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में तमाम प्रकार के ग्रंथ हो गए, उपनिषद आते हैं, आरण्यक तमाम सारे आते हैं, ठीक है। तो आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ में तमाम चीजें आती हैं, ठीक है। तमाम पुराण वगैरह आते हैं, वो सब चीजें धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान के स्रोत हैं ये सब चीजें। इसमें धर्म और दर्शन के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ आगे इनसे हमें वैदिक काल के जीवन के बारे में, वैदिक काल में लोग अपना जीवन कैसे यापन करते थे, यज्ञ वगैरह कैसे करवाते थे, कौन कौन से देवी देवताओं की आराधना पूजा हुआ करती थी, और समाज व्यवस्था, समाज कितने भागों में बटा हुआ था। बेसिकली समाज जो है आपका चार भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से समाज में लोग थे? वर्ण व्यवस्था जो थी वो एकदम से बढ़िया तरीके से फैली हुई थी। ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राज्यान्य कृता उरुतदस दवैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायतः, यानी जो चार वर्ण थे, चार वर्ण जो थे इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण जो थे ये उस समय के समाज में फैले हुए थे, ठीक है। चार वर्णों की अगर बात करें बेटा, ये बात आप ध्यान रखें। थोड़ा सा ज्यादा लाइट हो गई क्या? एक मिनट। तो चार वर्ण जो थे फैले हुए थे, तब चार वर्णों में बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये वैदिक समय, तो इसको हम चर्चा करते रहेंगे चैप्टर वाइज, जब डिस्कस करेंगे उसमें विस्तार से। बहरहाल यहाँ पर भी आप चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा आपको पढ़ना है यूनिट्स किसके बारे में? तो पहली यूनिट्स में ये सब चीजें आपको खत्म करनी है। दूसरी यूनिट में आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ना है, या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। सिंधु नदी बेसिकली एक बढ़ती है जिसको आप इंडस नदी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहते हैं, क्योंकि ये नदियां बेसिकली जितने भी नदी घाटियों का विकास हुआ है वो सब किसमें हुआ है? जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है प्राचीन काल की, वो सारी की सारी सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ है? नदियों के किनारे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नदियों के किनारे जल और चारे की व्यवस्था हो जाती थी, पशुओं के रहने की और मनुष्यों के भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती थी। आपसे एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है सभी विश्वविद्यालय में कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदी घाटियों में ही क्यों हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको लेकर के मैं डिटेल में जानकारी आपको दूंगा कि आखिरकार कैसे नदी घाटियों में ही सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है। डिटेल में जानकारी हम देखेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, इसका विस्तार कैसे हुआ, प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या क्या रही, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है आपको, जिनको भी हमारे कोर्स से जुड़ना है
जो 100 रुपए की फीस के लिए मतलब कोर्स लॉन्च किया गया है, मात्र 100 रुपए फीस में केवल एंशिएंट हिस्ट्री नहीं बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट आपके, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और आपका और जो भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, को करिकुलर का सब्जेक्ट जो होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, सभी सब्जेक्ट का आपका मात्र 100 रुपए फीस, यानी कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक माइनर, एक को करिकुलर, ये सभी की तैयारी हो जाएगी। आप जुड़ना कैसे है? 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा बेटा। किस नंबर पर? इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। आप प्रथम सेमेस्टर में, आप प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। गुरुजी हमारा नाम ये है, हमारा अपना नाम, अपनी आप किस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी जो होती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर 300 से 400 कॉलेज अटैच होते हैं, तो कॉलेज का नाम नहीं बताइएगा क्योंकि उतना मुझे नहीं पता होगा कौन से कॉलेज में। आप यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा सब नोट्स। इसके अलावा सब्जेक्ट्स अपने बता दीजिएगा, 3, जिसमें 3 मेजर सब्जेक्ट आपके होंगे, एक माइनर सब्जेक्ट होगा, एक को करिकुलर होगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट कितने होते हैं? मेजर होंगे, एक माइनर होगा आपका, माइनर माने होता है थोड़ा सा नॉर्मल, इसको पढ़ना पड़ता है, एक होता है अनिवार्य यानी को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। को करिकुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, ये परीक्षा हमेशा सभी विश्वविद्यालयों की ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। मेजर की परीक्षा अधिकतर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव, अधिकतर में आपका लिखित होती है। तो कैसा भी हो, दोनों टाइप का मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा आपके लिए। जैसे हर एक चैप्टर के बाद में एमसीक्यूज की श्रृंखला रहेगी, चैप्टर वाइज में। जैसे पहला चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें एमसीक्यूज आपको बताऊंगा कि पहले चैप्टर से कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 एमसीक्यूज उसके तैयार किए जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो रिवीजन, जो लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ऐसे वीडियोस मैं दूंगा मॉडल पेपर के माध्यम से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो लगातार परीक्षा में पूछे रहे विभिन्न विश्वविद्यालय में, उसके हिसाब से मॉडल पेपर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए इसमें क्या क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, जो भी आपका 3 मेजर, एक माइनर, को करिकुलर का जो आपका होगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, इसके 10 प्रैक्टिस सेट आपको साल फार्म में मिलेंगे, यानी कि आपके 1000 क्वेश्चन जो होंगे वही तैयार करके आपको जाना है। 1000 में से आपको वैसे मतलब कि आप 2-3 मॉडल पेपर भी हमारे देख लेंगे तो उसी से आएगा, लेकिन मैं और थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा ताकि कहीं पर आपको कोई दिक्कत ना हो। आप आगे चल करके टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ का पेपर देने वाले हैं, आप इस सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। जुड़ना कैसे है? इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा 9161936062 पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और किस सेमेस्टर में है। जैसे आप एसएमएस करेंगे, गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, ठीक है। आपको जैसे ऑनलाइन माध्यम जो पेमेंट का होता है, यूपीआई माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिएगा। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, अगर आप नहीं चलाती हैं या नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, केवल और केवल 100 रुपए, ठीक है। केवल 100 रुपए फीस में सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसमें आपको मिलेगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात है, गर्ल्स और बॉयज कोई टेंशन नहीं लेना है, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज के लिए अलग ग्रुप है, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सबसे पहली बात है, लाइव क्लास का, आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, और कहां पर वो लिंक जाएगी? व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, ठीक है। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की व्यवस्था, वहां पर आपको जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लास के बाद में अगर आप मानते हैं आप लाइव क्लास छूट जाते तो उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वीडियोस आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में वीडियोस के बाद में अगर आपको फिर वीडियोस देख लिए और उसके अंदर रिवीजन करना, तो आप उसकी पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे और पीडीएफ आप पढ़ पाएंगे। जैसे सिलेबस में दे रहा हूं तो सिलेबस की भी पीडीएफ मिलेगी, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी, और साथ ही साथ में चैप्टर वाइज पीडीएफ के अलावा आपको मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उन सभी के पीडीएफ भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर के पीडीएफ भी मिलेंगे। यानी कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर बुक खरीदे हैं, नहीं बुक नहीं खरीदा कोई बात नहीं है, आप सीरीज नहीं खरीद सकते, मतलब सीरीज अगर आपको कोई मतलब नहीं खरीदने का, अगर आप हमारे से जुड़ करके पढ़ेंगे तो सीरीज भी आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। और सीरीज अगर खरीदेंगे तो एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आएगी आपकी? एक सब्जेक्ट का जो नोट्स आपको मिलेगा लगभग 60 रुपए का मिलेगा। 5 सब्जेक्ट के नोट्स आप खरीदेंगे, कितना हो जाएगा? 300 रुपए आपकी फीस चली जाएंगी, ठीक है, 300 रुपए आपके चले जाएंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, वहां पर आपको आपके डाउट सेशन आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। कोई समस्या होगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर कितना रुपए? केवल 100 रुपए फीस है, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। आप चूंकि पिछले 7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो विश्वास करके आप हमारे कोर्स से ज्वाइन हो, और आपको सेकंड सेमेस्टर में मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही जुड़ जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे से जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए, तुरंत एसएमएस कीजिए जुड़ने के लिए, ठीक है, और तुरंत जुड़ जाइए। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा।
जैसे 3 माइनर मेजर सब बता दिया है मैंने, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए यानी सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये वैध सिलेबस है, ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए। किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सबकी क्लास होगी, सबके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा, कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको वेल डिटेल तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर, और एसएमएस कीजिए। अगर आपको जुड़ना होगा तभी एसएमएस कीजिएगा, ज्यादा वैसे एसएमएस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एसएमएस से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आपकी देरी है, आप देर ना कीजिए, आप तुरंत जुड़ जाइए। आप किसी विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यूपी, राजस्थान, एमपी और बिहार या फिर आप उत्तराखंड, इन सभी जिलों के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप जुड़ सकते हो, बड़े आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। अब आइए हम यूनिट नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के बारे में। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है, देखिए सबसे पहली बात है, यह भारत की सबसे पुरानी नगर सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता जो है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। और नगरीय सभ्यता, नगरीय माने कि ये गांव वाली सभ्यता नहीं है, इसमें नगर थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नाली ढकी हुई होती थी, पक्के ईंटों के मकान भी बने हुए हैं, स्नान करने के लिए बढ़िया एक स्विमिंग पूल टाइप का स्नानागार बना हुआ था, और अनाज वगैरह सुरक्षित रखने के लिए एक अन्नागार बना हुआ था, विशाल अन्नागार, ये सब मिले हैं, यानी कि वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत पूरा नगर का बसाव हुआ था, ठीक है। ये नगरीय सभ्यता है जो लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले इस सभ्यता का प्रादुर्भाव भारत में हो गया था। 1750 ईस्वी तक ये फली फूली और उसके बाद में फिर इसका पतन हो गया। पतन कैसे हुआ इस बारे में विद्वानों में मतभेद है, विद्वान इस बारे में एक मत नहीं है, कोई कहता कि बाढ़ आई और कोई कहता है कि विदेशियों ने आक्रमण कर दिया या आर्यों का आक्रमण हो गया, कुछ भी हुआ, इसको लेकर के डिबेट है। आप अगर इस चीज को समझना चाहते हैं तो एक मूवी आप देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के बनी है, उस मूवी का नाम है मेसोपोटामिया, मतलब कि क्या नाम, मोहनजोदाड़ो मूवी है, ऋतिक रोशन साहब ने उसमें बढ़िया किरदार निभाया है, तो आप उस मूवी को देखिएगा। हालांकि उसमें मूवी में तमाम चीजें आपको दिखाई जाएंगी तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होंगी, तो आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक मूवी है। क्योंकि आप लोगों की इच्छा होती मूवी देखने की, तो मैं वो मूवी बताता रहूंगा साथ साथ में, जो कि आपके सब्जेक्ट से नॉलेज भी आपको दे, क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं, जो फिल्में होती हैं, वो ना केवल आपको जो है मनोरंजन करती, बल्कि आपको एक सीख देती हैं, तो वो सीख आप इससे ले सकते हैं। ऐसे हिस्ट्री में तमाम मूवी आप देख सकते हैं, जैसे पानीपत मूवी आप देख लीजिएगा, आगे चल करके आपको इतिहास में पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको तमाम मूवी आपके लिए आई, जैसे कि आप देखते हैं कि वीर सावरकर मूवी आई है, उसको आप देख सकते हैं। तो इतिहास मूवी तमाम सारे, तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्टोरिक मूवी देख लीजिए, क्योंकि मूवी वाले होते हैं वो भी थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। मूवी वाला आप पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा। उत्पत्ति कैसे हुई सभ्यता की, यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, सिंधु नदी के सहारे, सिंधु नदी बड़ी नदी है जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर आप देखते हैं सिंधु वाले प्रदेश में बहती है। मुख्य स्थल जो सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के रहे हैं, मुख्य स्थलों में बेटा जैसे कि आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एक नगर है, बहुत बड़ा नगर था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा कहां पर बेटा, हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोहनजोदाड़ो जो शहर है वो भी पाकिस्तान में आज के है, क्योंकि सब पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान बाद में बटा 1947 में। लोथल जो स्थान मिला गुजरात में है भारत के, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये सब स्थान जो है बड़े बड़े शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता किसी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा एक नगर है, मोहनजोदाड़ो एक नगर है, एक जगह है बड़ा जैसे, ठीक है। और उसमें जो सभ्यता है, सभ्यता कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि नदियों के किनारे विकसित हुई, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझा रहा हूं, ऐसे भी सब कुछ आपको समझाऊंगा विस्तार से, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए मुख्य स्थान, फिर से एक बार सुनिएगा, हड़प्पा कहां पर, पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा, ये सब शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, बड़े बड़े शहर थे। सबसे बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नंबर 1 के शहर हैं, और बाकी जो है लोथल कालीबंगन थोड़े उससे निम्न कोटि के हैं, लेकिन फिर और तमाम शहर मिले, लेकिन ये सब बड़े 5 मुख्य शहरों में इनका नाम था। हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं लिखिएगा। ये सब एक चैप्टर भी आपका जान लीजिए, इसी के साथ साथ आपका चैप्टर भी समाप्त हो रहा है, रिवीजन आप कर रहे हैं पूरा का पूरा, आप इस सिलेबस डिस्कशन देख लीजिएगा, आप जान लीजिए पूरा रिवीजन आप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नगर योजना क्या थी इसकी, जैसे सड़कें सीधी थी एकदम से, समकोण पर एक दूसरे को काटती, समकोण माने कि जैसे सड़कें जो होती थी, ये सड़क गई है, ये इस तरीके सड़क होती थी, यानी कि ये सड़क जो थी
ये सड़क गई तो यहाँ पर चौराहा, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे एकदम से कोई मोड़ और ज्यादा नहीं होता था, समकोण पर सीधे काटती थी। पक्की ईंटों के मकान बने रहते थे और नालियां पक्की ईंटों की होती थी और ऊपर से ढकी हुई होती थी। जल निकासी की व्यवस्था जो थी, नालियां ढकी हुई थी, नालियों की सफाई के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाती थी। इस व्यापार कैसे होता था सिंधु घाटी सभ्यता में? आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था, यानी कि एक तो अपने शहरों में व्यापार होता था, और शहरों से जब व्यापार करने से लोग एक प्रकार से आगे बढ़ना चाहते थे तो जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में जाकर के व्यापार कर सकते थे। तो बड़े बड़े शहरों का एक दूसरे शहरों के बीच में, एक दूसरे शहरों के जो एक सभ्यताओं से दूसरी सभ्यताओं में जो है ये चीजें होती रहती थी। मोहरों पर आप देखते जो मोहरे, मोहर माने कि जो पैसा रुपया होता था उसे मोहर कहते थे उसको। उसी मोहरों पर चित्रलिपि मिलती थी। चित्रलिपि माने कि ऐसी लिपि जो कि चित्र है, लिखावट वाली नहीं है। यहाँ की लिपि अक्षरात्मक नहीं थी, चित्रात्मक लिपि थी जिसको पढ़ पाना मुश्किल था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। धर्म कैसा था बेटा? धर्म जो था यहाँ का, पशुपति यानी महादेव जी की पूजा होती थी, माता देवी की पूजा होती थी। माता मतलब कि एक मातृ देवी थी, उनकी पूजा होती थी। वृक्ष पूजा होती थी, वृक्ष को लोग पूजते थे। जानवरों का पूजन भी होता था। सनातन धर्म में आप देखते हैं सभी की पूजा होती है ना, भगवान की। हिंदू धर्म में तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पूजन हुआ करता था। लिपि की अगर बात की तो चित्रलिपि का विकास, मतलब अब तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है लिपि। चित्रलिपि में लिखते थे लोग, ठीक है, चित्र बना करके चीजों को समझाते थे। कृषि की अगर बात की तो गेहूं का, जौ का, कपास का, इन सभी का खेती होता था। खेती किससे होता था? बैलों से। बैल जो होते थे उनसे खेत जुताई होती थी बैलों से। हल का प्रयोग होता था और खेतों में आप देखते हैं गेहूं, जौ और जो है कपास की खेती प्राय प्रमुख रूप से हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं मैंने बता दी आपको। अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर समझेंगे पूरा विस्तार से आपको समझा देंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए तीसरी यूनिट आपकी क्या चुके हैं? तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की प्रकृति, सामाजिक संगठन, धर्म, अर्थव्यवस्था वैदिक संस्कृति में कैसी थी, ये सब पढ़ना। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक समाज आया, वैदिक समय। वैदिक काल की अगर बात की जाए बेटा तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला काल है आपका ऋग्वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय काल। और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय काल जो रहा है, ये उत्तर वैदिक काल। उत्तर माने वैदिक काल के बाद वाला समय। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल की जो प्रकृति है उसकी अगर बात की वैदिक काल में क्या था इसका नेचर? आर्य लोगों की संस्कृति थी यहाँ पर। जो आर्य थे, जो मध्य एशिया से आए थे या कहाँ से आए थे, इसको लेकर के डिबेट रहा विद्वानों में। तो आर्य लोगों की संस्कृति है, आर्य लोग यहाँ पर थे। प्रकृति पूजन होता था, नहीं नेचर की पूजा होती थी। यज्ञ वगैरह खूब दबा के होते थे। जीवन शैली यज्ञ पर आधारित होती थी। जीवन सरल था, लोगों का सादा जीवन और उच्च विचार था। ग्रामीण क्षेत्रीय जीवन एक प्रकार से व्यतीत करते थे। ठीक है, ये प्रकृति थी उस समय। मतलब कि वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो सामाजिक संगठन जो था इनका पितृसत्तात्मक परिवार था, यानी कि मुखिया घर का पिता होता था, यानी कि पुरुष जो था वो प्रधानता के साथ रहता था। 4 वर्णों में पूरा समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे उच्च जाति होती थी, फिर उससे नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ब्राह्मण सबसे एक मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघों से वैश्य से और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। एक श्लोक मिलता है वेदों में, ब्रह्मणो अस्य मुखमा सीधा, यानी ब्राह्मण जो है मुखमंडल से उत्पन्न हुआ, एक विराट पुरुष ब्रह्मा जी के। और भुजाओं से बाहु राजन्या करता, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति। जब उरुत वैश्य, यानी कि उरु माने जंघा, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई जो व्यापार करता था। और जो है उरुत वैश्य पदभ्याम शूद्रो जाता, शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई। और इन चारों अंगों का, जो 4 अंग मैंने बताया, इन चारों का शरीर में विशेष स्थान है, सबका बराबर स्थान है। और इस तरीके से सबका उपयोग अलग। जैसे मस्तिष्क काम क्या करता है, ज्ञान वगैरह, तो ये ब्राह्मण ज्ञान देने लगा। भुजा क्या करती है, रक्षा से। आपको मच्छर कहीं पर काट रहा तुरंत जो है हाथ आपका मार दिया, तो ये क्या हो रहा है, रक्षा कर रहा है क्षत्रिय। ठीक है, तो इसलिए क्षत्रिय बोल दिया गया। ऐसे जो व्यक्ति जो व्यापार करता था उसको जो है वैश्य बोल दिया गया। जो सेवा करता था या फिर जो चीजों की काम और काम वगैरह करता था उसको शूद्र बोल दिया गया। इस तरीके से चीजें होती रही। स्त्रियों को सम्मान यहाँ पर था, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार भी था वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे करके कमजोर होती चली गई और मध्यकाल में आकर के स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई एकदम से। आगे देखेंगे धर्म क्या था। देखिए देवताओं की अगर बात की तो वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में इंद्र जो थे वर्षा करवाने वाले देवता थे। अग्नि आग के देवता थे। ठीक है, वरुण जो थे वो जल के देवता थे। ऐसे ही सोम थे, अश्विन थे, मित्र थे, वरुण थे, ऐसे तमाम देवता थे। ठीक है, तो ये सब थे। यज्ञ प्रमुख धार्मिक कार्य जो माना जाता था, यानी अगर कोई भी धार्मिक कार्य है सबसे बड़ा तो यज्ञ होता था। ठीक है, बाद में ब्राह्मणवाद आया। ठीक है, उपनिषदों का विकास हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और ब्राह्मण सर्वोपरि हो गया।
ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों ने बहुत मेहनत भी करी होगी और बहुत सारी जो जो भी चीजें, मतलब ब्राह्मण ऐसे जन्म के आधार पर पहले नहीं बल्कि कर्म के आधार पर सब चीजें हुआ करती थी। जन्म पर आधारित तो जातियां जन्म पर आधारित है और वर्ण जो था वो कर्म पर आधारित था। जैसे आप देखते परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे, कर्म क्षत्रियों वाला करते थे, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं द्रोणाचार्य जी, ठीक है, आप देखते हैं और तमाम प्रकार के लोग हुए हैं। अर्थव्यवस्था देखिए, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। वैदिक काल में जिसके पास जितने गायें होती थी वो उतना अमीर माना जाता था। गाय सबसे बड़ी एक प्रकार से वस्तु होती थी, जिसके पास जितनी गाय होती थी उसको उतना अमीर माना जाता था, ठीक है। दूसरी बात वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि इसको आप बार्टर सिस्टम कहते हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई वस्तु है, आपने मान लेते धान उगाया और मैंने गेहूं उगाया, तो आपको हमने धान दे दिया और आपने हमको गेहूं दे दिया, यानी वस्तु विनिमय कर लिया। वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय होता है, ठीक है। यानी विनिमय के माध्यम से वस्तु विनिमय, जैसे आज हम मुद्रा देते हैं और मुद्रा के बदले हमको वस्तु मिलती है, तो ये मुद्रा विनिमय हो गया। लेकिन वस्तु विनिमय उसको कहते हैं जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं। बचपन में आपने गेहूं ले जा करके और चीनी चाय पत्ती खरीदी होगी दुकान से अपने गांव के, तो वैसा वो होता है आपका वस्तु विनिमय। लेकिन जब पैसा देकर खरीदेंगे तो वो मुद्रा विनिमय हो जाएगा। विनिमय माने होता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, ठीक है। हस्तशिल्प और व्यापार प्रासंगिक, मतलब प्रारंभिक अवस्था में क्या होता था, हस्तशिल्प, हस्तले हाथों से बनाए हुए तमाम प्रकार की चीजें होती थी, और व्यापार जो था प्रारंभिक अवस्था में वैदिक काल के सब भी शुरू हो चुका था। वैदिक काल में व्यापार भी शुरुआती दौर में हो चुका था और हस्तशिल्प भी थोड़ा बहुत शुरू था, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 3 में आपको ये पढ़ना है। इकाई नंबर 4, इकाई नंबर 4 की अगर बात की जाए बेटा तो महाजनपद के बारे में पढ़ना है, एपिक एज के बारे में पढ़ना है, महाजनपदों का उद्भव, राजनीतिक और धार्मिक प्रकृति, वैश्विक संपर्क इनका कैसे रहा। महाजनपदों के बारे में पॉलिटिकल तरीके से नहीं पढ़ना है कि इसका जनपद कहाँ था, इसकी उपलब्धियां क्या थी, नहीं, बस महाजनपदों के सामाजिक धार्मिक इतिहास इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद बनते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा हम करेंगे। इसका उद्भव कैसे हुआ, कृषि और लोहा उपकरण के विकास से अस्थायी राज्य की व्यवस्था बनी, जन पहले बने, फिर जन से जनपद का निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरीके से फिर जब जनपद, जैसे जन से जनपद बना, अब जब जनपद से बड़ा हो गया तो उसी को महाजनपद कहा गया, ठीक है। इस तरीके से विकास हुआ। प्रमुख महाजनपदों में जैसे सबसे बड़ा महाजनपद जो था मगध था, फिर कौशल था, फिर उसके बाद में अवंती, वत्स, काशी, गंधार, ठीक है, बज्जी, चोल, तमाम प्रकार के महाजनपद थे। 15 महाजनपद थे, सॉरी 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ठीक है, चर्चा करेंगे उस पर, ये सब पढ़ना है। मगध सबसे शक्तिशाली जो है जनपद बन जाता है। आगे चल करके मौर्य साम्राज्य का जो केंद्र बना वो मगध ही बना। मौर्य साम्राज्य जो चाणक्य का है या नंद वंश वगैरह जो है, वो एक प्रकार से आप देखते हैं कि इसी मगध साम्राज्य की गद्दी के लिए था। आगे देखिएगा, राजनीतिक प्रकृति, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तब महाजनपदों वगैरह के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है, ठीक है। राजनीतिक प्रकृति, दो प्रकार की राजनीतिक प्रकृति है। पहली तो एक तो क्या थी, वैदिक काल में आप देखते हैं, मतलब महाजनपद काल में राजतंत्र तथा मोनार्की थी, यानी राजा होता था, राजा का लड़का राजा बनता था। और दूसरा था गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक स्टेट, यानी कि राजा का लड़का नहीं बल्कि चुनाव होता था, ठीक है। जो देश का मुखिया होता था उसका चुनाव होता था। गणराज्य में सभा और समिति में शासन, सभा और समिति के द्वारा शासन चलता था। सभा और समितियां जो है ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां भी बताई गई हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। धार्मिक प्रकृति कैसी थी, एपिक काल की, महाजनपदों काल की। बौद्ध और जैन धर्म का उदय इसी काल में हुआ था, और धर्म में अहिंसा, तपस्या और मोक्ष आदि पर यहाँ पर ज्यादा बल दिया गया, ठीक है। वैसे ये इस पर बल दिया गया था, लेकिन इसको और अधिक तरीके से आगे बढ़ाया गया। और इसमें वैश्विक संपर्क भी आप देखते हैं, इस काल में विश्व में तमाम देशों से संपर्क स्थापित हुआ। व्यापार मार्गों से मध्य एशिया, फारस और चीन से संपर्क स्थापित हुआ। उत्तरी पथ यानी उत्तरा पथ, दक्षिणी पथ यानी दक्षिणा पथ प्रमुख व्यापार के मार्ग बन गए, और इस तरीके से व्यापार वगैरह भी इसमें खूब तीव्र गति से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होने लगे, चाइना से हुआ या जो है फारस से या एशिया के अन्य देशों से। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझा, यानी 4 इकाइयां आपकी होगी। अब अगली 5वीं इकाई आएगी, भारत और विश्व की प्रारंभिक सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, तो भाग 1 आपका हो गया। अब भाग 2 में आपको पढ़ना है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब अगली 4 इकाइयां आपकी जो है वो इसके कुल मिलाकर ये पूरा सिलेबस 8 इकाइयों में बटा हुआ है, लेकिन 2 पार्ट में सिलेबस को बांटा गया है, क्योंकि किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 पेपर पढ़ने पड़ते थे पहले, ठीक है। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गई, इस सब में, लेकिन अब जो है उसको भी खत्म कर दिया गया लगभग।
अब चीजों को समझने का आप प्रयास करें। पहली बात देखिए, आपकी पहली इकाई बोलो या पार्ट 2 की पहली इकाई है और बाकी 5वीं इकाई है। इसमें पढ़ना है प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कैसे करते हैं। अध्ययन में स्रोत और साक्ष्य यानी कैसे हमको मिलते हैं, कैसे पता चलता है कि प्राचीन सभ्य में क्या रहा होगा, चाइना में या मेसोपोटामिया में, इस तरीके से। प्रमुख स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पहली बात, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, खुदाई से प्राप्त जैसे ईंटें, मोहरे, मूर्तियां, बर्तन, कब्र, मकबरे मकबरे ये सब जो मिले हैं, इन सभी से हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता भी चुका हूं कि भाई जो स्रोत होते हैं किसी भी इतिहास को जानने या पढ़ने से पहले, उसको उसके बारे में जानने से पहले आपको सोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्रोत क्या है। किन चीजों के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे और चीजों को हम पता कर पाएंगे तो वो चीजें हमको जानकारी के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है बेटा कि हमको तमाम साक्ष्य क्या है, और साक्ष्य जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से जान नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है, ईंटा मिला हमको, मोहरे मिली, मूर्तियां मिली, बर्तन मिले, कब्र मिले और मकबरे मिले। इनका हमने रिसर्च किया कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा, तो उसके बाद में हमको जानकारी तमाम सारी मिली। दूसरी बात, लिपिक साक्ष्य। लिपिक माने होता है रिटन रिकॉर्ड्स जो मिले हमको, जैसे कि मिस्र की चित्रलिपि मिली हमको। चित्रलिपि मतलब कि चित्रात्मक लिपि में मिस्र के लोग लिखते थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रलिपि का विकास था। ऐसे ही मिस्र की सभ्यता जो थी, इजिप्ट की सभ्यता, उसमें क्या था, उसमें एक प्रकार से हेरोइक लिपिक्स की यानी चित्रलिपि की विकास आप देखते हैं। ऐसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें आप देखते हैं क्यूनिफार्म लिपि का विकास। ठीक है, चीन की कछुए की हड्डियों पर लेखन, कछुए की हड्डी पर लिखा जाता था चाइना में। इन सभी का एक प्रकार से हमको जानकारी मिली। चीन की सभ्यता में कहां पर, कछुओं की हड्डियों पर लिखावट मिलती है। मेसोपोटामिया की जो है क्यूनिफार्म लिपि, मिस्र की चित्रलिपि, इन सभी लिपियों के द्वारा हमको जानकारी मिलती है। हालांकि लिपियों को पढ़ा उतने जबरदस्त तरीके से नहीं जा सका है, लेकिन हाँ इन पर रिसर्च जारी है, शोध जारी है, इनके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा भाषाई साक्ष्य। भाषाई साक्ष्य की अगर बात करें तो देखिए, भाषा और लिपि के अध्ययन से सभ्यता के विचारों का पता चलता है कि उस वहां की भाषा कैसी थी और लिपि कैसी थी। अगर भाषा और लिपि पता चल जाती है तो उस सभ्यता के विकास कैसे हुआ है, उस सभ्यता की गुणवत्ता कैसी थी, या उस सभ्यता का विचार क्या था, उसके बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। चौथी बात यह है, विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण जो हमको मिला हो। देखिए, जैसे ग्रीक लेखक हेरोडोटस जो था, हेरोडोटस की अगर बात की बेटा, हेरोडोटस कौन था, हेरोडोटस की अगर बात किया तो वह एक विद्वान था जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। उसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया। उसी पुस्तक में उसने कई प्रकार की चीजें लिखी हैं, जैसे मिस्र का वर्णन लिखा है। कुछ विदेशी यात्री ऐसे थे जो कि घूमा करते थे, जैसे मैगलन था, वास्को डिगामा था, ठीक है, कोलंबस था। वे लोग घूमा करते थे और घूमने के बाद में इनको जो जानकारी मिलती थी उस सभी को लिखते रहते थे अलग अलग जगहों के बारे में। तो वही चीजें हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण भी साहित्य मतलब एक स्रोत होते हैं हमको इतिहास जानने के। उपयोगिता क्या है इन चीजों की, स्रोत की, इन साक्ष्यों के माध्यम से हम क्या कर पाते बाबू, इन साक्ष्यों के माध्यम से हमें यह जानने को मिलता है कि उस युग के लोग कैसे रहते थे, किसे पूजते थे, यानी कौन से देवी देवता की पूजा करते थे, क्या पहनावा ओढ़ावा था, वेशभूषा उनकी कैसी थी, ठीक है, क्या खाते थे, यानी उनका खान पान रहन सहन कैसा था, पहना ओढ़ावा कैसा था, उनका समाज यानी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, समाज कैसा था उनका, राजनीतिक जीवन कैसा था, किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है साक्ष्यों के द्वारा, साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, तो यही सब साक्ष्य हमको पढ़ने हैं पहले मतलब कि 5वीं इकाई में। फिर 6वीं इकाई आपकी आ जाएगी, यानी दूसरी इकाई पार्ट 2 की। इसमें क्या पढ़ना है बेटा, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये बेसिकली दो नदी, मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। ऐसी भूमि जो कि दो नदियों के बीच की भूमि हो उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। दो नदियां कौन कौन सी थी, एक दजला एक फरात। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं को पढ़ना है, सुमेरियन सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं, तो इन सभी सभ्यताओं के बारे में विस्तार से पढ़ना, हम विस्तार से आपको बताएंगे। यहाँ तो बस एक केवल नाम मात्र के लिए मैंने लिखा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परिचय देखिए, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा, दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, दो नदियां कौन कौन सी थी, देखिए यह सभ्यता दजला यानी जिसको आप टिग्रिस नदी कहते हैं, टाइग्रिस नदी, और दूसरी नदी है फरात। फरात को हिंदी में फरात कहते हैं, इसको जो है यूफ्रेट्स मतलब यूफ्रेट्स बोलते हैं। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नाम की नदी जिसको आप हिंदी में दजला और फरात नदियां कहते हैं, दजला और फरात नदियों के बीच में
मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, और ये वर्तमान में अगर देखें दजला फरात नदी जो कहां पर है, ये इराक में पड़ता है। इराक में दो नदियां थी, उन्हीं के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ। प्रायः जितनी भी आपको सभ्यताओं का विकास देखेंगे सब नदियों किनारे ही मिलेंगे। जैसे कि चीन की सभ्यता नील नदी, चीन की सभ्यता पीली नदी किनारे आपको मिलती है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे मिलती है। ठीक है, ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच में, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के बीच में, इस तरीके से। प्रमुख नगर क्या थे मेसोपोटामिया सभ्यता के? प्रमुख नगरों में जैसे उर, उरूक, निप्पुर, ठीक है, बबीलोन, अकद, ये सब जो है क्या थे? बेबीलोन, अकद, निप्पुर, उरुक, उर, ये सब प्रमुख नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, ये सब मेसोपोटामिया सभ्यता के ही पार्ट है। क्योंकि सुमेरिया, बेबीलोन, ये सब एक शहर थे। ऐसे आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखते हैं जैसे हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, तो ये एक अलग सभ्यता थोड़ी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट है अंदर। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर थे बड़े बड़े, उनके नाम पर, बड़े बड़े शहरों के नाम पर सभ्यताओं का नामकरण कर दिया गया वैसे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी छोटी छोटी सभ्यताएं इसमें पनपी, मतलब मेसोपोटामिया में और भी छोटी छोटी सभ्यता, जैसे कि 3000 ईसा पूर्व में विकसित हुई यह सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, लोग मंदिर नुमा ऊंची इमारतें बनाते थे जिसको जिगुरत कहते थे। जिगुरत जो था आप देखते हैं सुमेरियन सभ्यता में बनता था, मतलब जिगुरत बनता था जैसे मंदिर टाइप का होता था, भगवान के रहने का स्थान होता था जिगुरत, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा लेखन जो होता था क्यूनिफार्म लिपि में जो है लेखन किया जाता था, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। धार्मिक विशेषताएं क्या थी मेसोपोटामिया सभ्यता की? बहुदेववादी व्यवस्था थी, यानी कि हर एक भगवान को मानते थे। हर नगर का एक विशेष अपना देवता होता था, जैसे ग्राम देवता, या फिर जैसे हम लोग बताते ना ग्राम देवता। ठीक है, हर एक घर का अपना नगर का देवता होता था। देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते थे मेसोपोटामिया में। इस तरीके से चीजें थी। धार्मिक अनुष्ठानों में क्या होता था? पुजारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पुजारी जो थे वो धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाते थे। इस तरीके से ये चीजें थी। मेसोपोटामिया में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था देखिए, समाज 3 मुख्य वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था राजा और पुजारी का। राजा और पुजारी एक समान होते थे। राजा राज्य करता था और पुजारी जो था वो धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठान में भूमिका निभाता था और उसका संपन्न करवाता था। राजा अपना नीति वगैरह बनाते थे। दूसरी बात, व्यापारी और शिल्पकार। व्यापारी और शिल्पकार दूसरे वर्ग में आते थे, जो काम वगैरह व्यापार करते थे, कुछ उद्योग धंधा स्थापित करते थे। तीसरे में थे किसान और दास वर्ग, ठीक है, जो सबसे नीचे पायदान पर थे। 3 वर्गों में समाज मेसोपोटामिया का बटा हुआ था। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आप एक चीजों को समझ पा रहे हैं। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी यहाँ की? स्त्रियों को सीमित अधिकार प्राप्त थे। हम्बुराबी की संहिता भी आप देखते हैं इस समय आई। हम्बुराबी नाम का एक व्यक्ति था। प्रश्न हम्बुराबी से खूब प्रश्न परीक्षा में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम्बुराबी जो व्यक्ति था, इसने एक संहिता का निर्माण किया, एक नियम कायदा बनाए शासन को चलाने के लिए या तमाम चीजों को चलाने के लिए। ठीक है, हम्बुराबीज कोड, कानून की पहली लिखित जो पुस्तक है, प्रणाली है, इसी ने लिखी थी, हम्बुराबी संहिता। ठीक है, उसमें कैसे करना है, कैसे जीवन यापन करना, कैसे धर्म क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी जानकारी इसमें इसने बताई है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपको दूसरी मतलब की यूनिट में पढ़ना है। अगली यूनिट यानी कि तीसरी यूनिट आप कह चुके हैं दूसरे पार्ट की, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि नील नदी की सभ्यता जो है, नील नदी आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी है। और सबसे ज्यादा जल भरने वाली जो क्षमता है वो किस नदी की है? अमेजन नदी की है। नील नदी कहां पर बैठी है? इजिप्ट में, अफ्रीका में एक देश पड़ता है ऊपर अफ्रीका के, इजिप्ट। इजिप्ट माने होता है मिस्र देश। मिस्र में इस सभ्यता का जो विकास हुआ नील नदी की घाटी में हुआ, इसीलिए इसको नील नदी की घाटी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता कहते हैं। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि मिस्र में आप देखते तमाम, मिस्र में क्या था? मिस्र में तमाम क्या था बेटा? मिस्र में आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीजें जो है उसमें फैली हुई थी। मिस्र में क्या था? रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, आज भी आप देखते हैं। वहां पर नदी का हो जाना एक वरदान ही तो है। रेगिस्तान में अगर पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है ना, तो वही चीज है, एक वरदान के रूप में था। उसको चर्चा करेंगे हम। यहाँ का सामाजिक और धार्मिक स्वरूप कैसा था, पूरा डिटेल में जानकारी हमको देखना है। परिचय सबसे पहले देखते हैं नील नदी की, मिस्र सभ्यता की। क्योंकि मिस्र की सभ्यता नील नदी यानी कि नील रिवर के किनारे बसी थी। इसे नील नदी का उपहार या वरदान भी कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। अगर नील नदी ना होती तो मिस्र की सभ्यता का विकास दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं था।
अगला पॉइंट लिखिएगा, यह सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक फली फूली। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, जब हम चर्चा करेंगे तो इसका पतन कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, पूरी विशेषताएं बहुत बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, देखिए राजा को फिरौन यानी फिराओ कहते थे, फिरौन या फिराओ कहते थे। ठीक है, फाराओ, फिरौन कुछ भी कह सकते थे। ठीक है, हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में यही चीज आपको मिलेगा, फाराओ लिखा जाता है कभी कभी इसको। ठीक है, फिरौन बोलो या फिर आप जो है फाराओ बोलो, राजा होते थे। फाराओ को देवता का स्वरूप माना जाता था। देवता के बाद में फाराओ जो है वो सबसे पूजनीय होते थे। शासन वंशानुगत होता था, यानी एक फाराओ का लड़का ही फाराओ बनता था, यानी राजा का लड़का राजा बनता था। सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब कि मिस्र में समाज वर्गीकृत था, राजा, अधिकारी, पुजारी, व्यापारी और कारीगर, किसान और दास, इस तरीके से पूरा समाज इनका भी बटा हुआ था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार था। ठीक है, ये अधिकार महिलाओं को भी दिया गया था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे, इसके साथ साथ वे धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थी, कौन, महिलाएं। यानी सिंधु मतलब कि मिस्र की सभ्यता जो थी उसमें महिलाओं को अच्छा स्थान प्राप्त था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या धार्मिक विश्वास था, पूजा पाठ कैसे करते थे लोग, मिस्र की सभ्यता के लोग। देवता एक थे, उनका नाम था रा। रा नाम के देवता की पूजा करते थे, जिनको हम लोग सूर्य भगवान को जैसे सूर्य कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये लोग सूर्य भगवान को रा कहते हैं। ओसाइरिस, इसीस, ऐसे तमाम देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, जो हम लोग देवी देवताओं को मानते हैं वही देवी देवताओं की पूजा ऐसे ये लोग भी करते थे, अलग अलग नामों से जानते हैं। मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास था इन लोगों का। ठीक है, इसके अलावा ममीकरण, ममीकरण मतलब क्या होता था, कोई अगर कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता है, इनको इन लोगों का मानना था कि कोई व्यक्ति मान लेते मर जाता है, उनकी मम्मी अगर उसकी शरीर को, हम उसकी बॉडी को सुरक्षित रख ले तो किसी न किसी दिन उसकी आत्मा अपने शरीर में दोबारा से प्रवेश करना चाहिए। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग मम्मी बनवाते थे, यानी कि दीवार में लाश को चुनवा देते थे और उसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था करते ताकि शरीर खराब ना हो, शरीर खराब ना हो इसके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था करते थे और कर देते थे। तो ऐसे पिरामिड बनना शुरू हो गए, तमाम सारे पिरामिड, जैसे गीजा का पिरामिड आप देखते हैं। गीजा एक फाराओ थे, राजा थे सबसे बड़ा, तो उन्होंने जब वो मरे तो उनका जो है पिरामिड बनवाया गया, उनका मम्मी बनवाया गया। उनके मरने के बाद तमाम सैनिकों को, तमाम दास दासियों को मार दिया गया और उनको चुनवा दिया गया मम्मी में बनवा करके, ताकि जब राजा, मान लेते राजा कभी जिंदा हो, ये लोग भी साथ में आकर जिंदा हो जाए और राजा को हमेशा सुख देते रहे। ठीक है, तो सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है। जो पिरामिड आप देखते, पिरामिड ऐसे आकृति नुमा ऐसे लंबा सा होता है। ठीक है, आप देखिएगा ऐसे तमाम जो है मूर्ति बनी हुई है, आपको इस पर तमाम फिल्म भी मिल जाएगी मम्मी को लेकर के, विदेशियों में मिस्र की सभ्यता को लेकर के मम्मी पर तमाम पिक्चर भी बनी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास था कि भाई कभी ना कभी आत्मा अगर शरीर से निकल गई है तो आत्मा फिर से उस शरीर में दोबारा लौट करके आती है, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखने की एक प्रथा चली, जिसको मम्मी बना करके, मतलब कि एक एक पत्थर का होता था सांचा, उसी में लाश को मतलब कि सेट कर देते थे। उसमें ऐसी व्यवस्था थी ताकि लाश खराब नहीं होती थी और उसको बहुत दिनों तक रखे रहते थे और इनकी मान्यता थी कि वो लोग जीवित हो जाते थे। पता नहीं जीवित होते थे कि नहीं, लेकिन हाँ मान्यता इन लोगों की है। मम्मीकरण यानी शरीर को सुरक्षित रखने की विधि थी ताकि जो है आत्मा अगर आए तो फिर से वो जिंदा हो जाए। पिरामिड, फिरौन के मृत शरीर को दफनाने के लिए बनाए गए स्मारक को पिरामिड कहा गया। फिरौन मतलब फाराओ, राजा जो थे, बड़े राजा, गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है। ऐसे महान लोग मरते थे, राजा महाराजा, तो उनके लिए पिरामिड बनवाया जाता था। उसमें तमाम प्रकार के सामान रख दिया जाता था ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, उपलब्धियां क्या रही बेटा, देखिए चित्रलिपि का विकास इस समय हुआ। ठीक है, गणित, ज्योतिष, वास्तुकला और औषधि में उन्नति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सब जानते थे मिस्र के लोग जो थे, वो गणित वगैरह जानते थे विस्तार से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपने इसको देखा, गणित, ज्योतिष, वास्तुकला और औषधि में एक प्रकार से ये लोग माहिर थे। अब अगला जो है लास्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। चीन की सभ्यता का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और अन्य प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या रही हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम जो है चीन की सभ्यता में आप देखते हैं तमाम इनके जो वंश रहे उनके बारे में परिचय, तमाम चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डिटेल में आपको चीजों को समझाने का प्रयास रहेगा, विस्तार से बताइएगा, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, चीन की सभ्यता का विकास अगर बात की जाए, देखिए हेडिंग डालिएगा चीन की सभ्यता का परिचय।
अब यही सब चीजें पढ़ना, चूंकि मैं अभी विस्तार से आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, विस्तार समझाने में टाइम बहुत ज्यादा आपका समाप्त हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। इस वजह से अभी इसको बहुत ही सरल भाषा में ऐसे में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या और किस तरीके से आपको चीजों को जानना है, समझना है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, चीन की सभ्यता की अगर बात की जाए तो चीन की प्राचीन सभ्यता ह्वांगहो, इसको पीली नदी कहते हैं, ह्वांगहो नदी किनारे जो है विकसित हुई, तो प्राचीन सभ्यता है। यांगत्से जिसको आप कहते हैं, यांगत्से नदी और पीली नदी, जिसको ह्वांगहो और यांगत्से दो नदियां हैं चीन की, इन्हीं नदी घाटियों के आसपास चीन की सभ्यता का विकास हुआ। कौन सी नदी? यांगटीसी, यांगटीसी नदी या फिर यांगत्से, कुछ भी आप कह सकते हैं। ह्वांगहो नदी, ठीक है, जिसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ। ह्वांगहो को चीन की शोक नदी कहते हैं, क्योंकि ह्वांगहो नदी जो है चीन में बहुत मार्ग बदलती है और रास्ता बदलने के साथ साथ ये बाढ़ भी लाती है, इसलिए चीन के लिए उतना उपयोगी नहीं है ये नदी, यानी कि ये बाढ़ के लिए मानी जाती है और एक खतरा है। जैसे कि बिहार के लिए कोसी नदी है। प्रमुख राजवंश जो है चाइना में जो रहे बेसिकली, स्यांग वंश आता है पहले, फिर उसके बाद में झोउ वंश, फिर किन वंश और फिर हान वंश। इन सभी वंश के जो राजा महाराजा रहे, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक जानकारी के रूप में हम आपको बता देंगे चीन की सभ्यता से रिलेटेड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। और प्राय मैं कोशिश करूंगा कि इन सभ्यताओं को पहले मैं चर्चा कर लूँ। ठीक है, चैप्टर 1 तो मैं पढ़ा दूं, चैप्टर 1 2 तो ये चर्चा चलता रहेगा, क्योंकि हर साल में पढ़ा देता हूँ इन चीजों को। लेकिन चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभी चारों सभ्यताओं को लेकर के एक वीडियो, हर यूनिट की एक वीडियो में हर एक यूनिट को समाप्त करने का प्रयास रहेगा, यानी 8-10 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस कवर करने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं जो थी, ये लोग पूर्वज पूजा करते थे। पूर्वज पूजा मतलब क्या होता था? जो लोग मर जाते थे उनकी पूजा करते थे, यानी जैसे हम लोग पूर्वजों के लिए अभी नवरात्रि से पहले 15 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में क्या होता है? हम अपने पूर्वजों को पूरी सब्जी खीर या सब बना करके खिलाते हैं, हवन मतलब वो क्या नाम है, अगियार देते हैं आग पर रख करके, ताकि जो है उनको मिले। ठीक है, पूर्वजों को, तो पूर्वजों की पूजा ऐसे हर एक क्षेत्र में आप देखिए, चाइना के लोग भी पूर्वज पूजा करते थे। दो महत्वपूर्ण दर्शन थे चाइना के, पहला था कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियस कौन था, इसको लेकर के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा आता है, तो कन्फ्यूशियस के बारे में विस्तार से पढ़ना, क्योंकि कन्फ्यूशियस से क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछा गया है। तो मतलब कि कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है। कन्फ्यूशियस की नैतिकता क्या थी? अनुशासन के बारे में किसने बताया कन्फ्यूशियस ने? सामाजिक जिम्मेदारी क्या थी कन्फ्यूशियसवाद की? इन सभी के बारे में कन्फ्यूशियसवाद पढ़ना है। कन्फ्यूशियस कौन था, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा फिर ताओ, ताओ या माओ कौन था? ताओइज्म, ठीक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और आत्मिक शांति के लिए ये विचारधारा चलती, तो इस दोनों विचारधाराओं के बारे में विस्तार से हमको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा चीन की सभ्यता की अगर बात की बेटा, तो सामाजिक जीवन जो चीन की सभ्यता का रहा है, परिवार और बुजुर्गों का सम्मान करते थे लोग, साथ ही साथ में समाज में राजा, अधिकारी, कृषक, शिल्पकार, व्यापारी और दास, ये सब शामिल थे। हर एक शासन में आप देखते हैं दासों की परंपरा बड़ी इंपॉर्टेंट रही, मतलब दास भी रहे हैं, और दास सबसे नीचे कैटेगरी में पाए जाते थे। इस तरीके से आपने देखा चीजों को। ठीक है, महिलाएं मुख्यतः घरेलू भूमिकाओं में ही सीमित थी, महिलाओं को भी उतना अधिकार नहीं दिया गया था जितना कि भारतीय सभ्यताओं में मिलता था। ठीक है, उपलब्धियां क्या रही चीन की सभ्यता की बेटा? चीन की सभ्यता की उपलब्धियों की अगर बात की जाए, तो कागज, बारूद, कपास, मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था, यानी कि चीन की सभ्यता में ही कागज का विकास हुआ। ठीक है, बारूद का विकास हुआ, कंपास जो होता है, कपास बोल रहा हूँ, कंपास, कंपास क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है बेटा जो कि दिशा को बताता है, उन दिशा को बताने का दिशा सूचक यंत्र है कंपास, उसका आविष्कार हुआ। ठीक है, कागज का आविष्कार हुआ, मुद्रण कला का विकास चाइना में ही हुआ सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा चीन की जो महान दीवार बनी, जो कि चंद्रमा से दिखाई भी पड़ती है, पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी मनुष्य से निर्मित या मनुष्यकृत आकृति जो है, मनुष्य निर्मित जो है स्मारक दिखता है, वो है चीन की दीवार, वो चंद्रमा से दिखती है। ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए जो है ये बनाई गई थी, मंगोल आक्रमण को से बचाने के लिए चीन में बनाई गई थी ये। ठीक है, और ये आज भी दिखती है चंद्रमा से, आप देखिए, तो ये बड़ी उपलब्धियां रही। सिल्क रूट जो बना, ये भी बड़ा, यानी सिल्क रूट बना कि रेशम मार्ग जो बना, भारत, मध्य एशिया और यूरोप से व्यापार करने के लिए एक सिल्क रोड बनाया गया। ठीक है, वो सिल्क रोड बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, चीन की सभ्यता में ही था। तो भारत से, मध्य एशिया से और यूरोप से व्यापार करने के लिए चाइना, भारत और मध्य एशिया और यूरोप के बीच में एक मार्ग बना था, सिल्क मार्ग इसको कहते हैं, रेशमी मार्ग। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो इस तरह की चीजें हुई। अब एक रिकैप के रूप में हम समझेंगे पूरा के पूरा जितना हमने पढ़ा।
लेकिन इसके पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है तो तुरंत जुड़ जाइए। 9161 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा। इन सभी चैप्टर्स की, यूनिट्स की सभी वीडियोस, लेक्चर्स, मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। आप क्या करेंगे, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। ये प्रथम सेमेस्टर में है आप, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपके पास जैसे एसएमएस करेंगे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर लिख करके इस नंबर पर, ठीक है, क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपना सेमेस्टर का नाम। गुरु जी आप लिखेंगे सर जी हमको कोर्स लेना है प्रथम सेमेस्टर का, ठीक है। तो आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको यानी क्यूआर कोड पर 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। आप अगर नहीं चलाते हैं कुछ भी ऑनलाइन जो है फीस जमा करने का माध्यम, गूगल पे, फोन पे या कुछ भी, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसी क्यूआर कोड को रख के आप पर फीस जमा करवा देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको सब कुछ मिलेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगी। बहुत सारे बच्चे परेशान है गुरुजी आपका कौन सा ऐप डाउनलोड करें। ऐप कोई नहीं डाउनलोड करना है। ऐप मैंने बनवाया था लेकिन ऐप पे बहुत ज्यादा फीस रखनी पड़ती है ऐप के लिए, और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फीस रखनी पड़ती, तो ऐसे में आपको बड़ा दिक्कत होता पढ़ने में। आप इसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, जैसे कि 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में। अब इतना सरल आपको ऐप पे नहीं हो पाता, उसपे आपके जो तमाम प्रकार के और जो चीजें लगती हैं तो आपका महंगा पड़ जाता। ऐसे में बहुत सस्ते में और चीजें आपको मिलेगी। पीडीएफ जो मिलेगा इस तरीके से जो मैंने बारीकी के साथ पीडीएफ बनाया है आज का सिलेबस वाला पीडीएफ, ऐसे ही पीडीएफ आपका चैप्टर वाइज होगा, यूनिट वाइज होगा। जैसे चीन की सभ्यता में पढ़ाऊंगा या फिर मैंने वो बताया तो वो चीन की सभ्यता में पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर यूनिट नंबर जो भी चीन की सभ्यता से बनने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी नीचे उसी में रहेंगे, और वो जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस में रखूंगा। और ऐसे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर के साथ पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। आपका जैसे परीक्षा चाहे एमसीक्यूज बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव हो रही है उसके लिए भी, और परीक्षा लिखित हो रही है उसके लिए भी, दोनों टाइप के लिए विस्तार से चीजें मिलेंगी। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ बारीकी के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बेटर अंदाज में, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर हमारे साथ जुड़ जाइए। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे तो आपका 60 रुपए या 50 रुपए का पड़ेगा, 300-400 रुपए की आपकी सीरीज लग जाएगी। किताब खरीदेंगे तो 300-400 रुपए किताब आपकी लग जाएगी एक सब्जेक्ट की। आप अगर पांचों सब्जेक्ट किताब खरीदेंगे तो आपका हजारों रुपए बैठ जाएगा, 1000 रुपए से ऊपर। केवल 100 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा, क्लास, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। और को करिकुलर प्रश्न, को करिकुलर जो होता है उसमें सभी बच्चों की अधिकतर बैक लग जाती है, जो नहीं पढ़ते हैं हमसे उनकी बैक लग जाती है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है 10 प्रैक्टिस सेट उनके लिए, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, जो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलते हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन उसका पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत हमारे से जुड़ जाइए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। रिकैप देख लेते हैं बेटा संक्षेप में इन चारों यूनिट्स का। देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला फरात नदियों में जो है विकास हुआ। इसके अलावा क्यूनीफार्म लिपि का विकास हुआ। हम्बुराबी का संहिता इसमें लिखी गई मेसोपोटामिया में। नगर योजना भी इसकी बड़ी जबरदस्त थी। मिस्र नदी की बगर मतलब मिस्र की सभ्यता की बात की जाए तो मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में विकास हुआ इसका, ठीक है। चित्रलिपि का विकास इसमें हुआ। ममीकरण होता था, यानी कि लाश को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था करी जाती थी ताकि आत्मा अगर दोबारा से लौट कर आए तो फिर से जीवित हो जाए वो। पिरामिड बनते थे इन्हीं मम्मी से बना करके, ठीक है, फाराओ के लिए, मतलब राजा महाराजाओं के लिए। चीन की सभ्यता का विकास हुआ किसकी, ह्वांगहो नदी किनारे और यांगटेसी नदी किनारे। ह्वांगहो और यांगटेसी नदी के घाटियों में विकास हुआ चीन की सभ्यता का। इसमें क्या हुआ, कछुए की हड्डियों पर लेखन कार्य शुरू हुआ, मैंने आपको बताया भी था। कागज का आविष्कार हुआ, जो है कंपास का, मतलब कंपास का आविष्कार, इसका आविष्कार, दार्शनिक प्रणालियों का आविष्कार, ये सब हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आविष्कार वगैरह चाइना की सभ्यता में हुए। और इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और सब चीजें आपकी चर्चा कर ही दी थी, यानी पूरा सिलेबस आज का कंप्लीट हुआ, डिस्कस मैंने कर दिया। इस तरीके से पूरा विस्तार से हमने आपको बता दिया। और कोर्स में हमारे जुड़ने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे जुड़ना है, किस तरीके जुड़ना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।